तो बच्चों फिर से नेक्स्ट क्लास में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। और आज डे 5 है। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने डे 4 तक कंप्लीट कर चुका था। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखा गया वस्तु का प्रतिबिंब कैसे किस तरह से बनता है। तो मैंने 3 पढ़ा दिया था, अब 4, 5, 6 देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को क्लास को शुरू करते हैं। और नया तो चैनल को ज्वाइन कर लेना और लाइक वाइक मार ले देना। और बाकी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके बाद जो लास्ट हम लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे पता है? कहाँ पढ़े थे, याद है? हाँ, लास्ट में पढ़े थे कि अवतल दर्पण अवतल दर्पण में जो वस्तु होता है वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच रखने पे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, ये हम लोग कल का टॉपिक में देखे थे। आज इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो क्या होता है। आइए जानते समझते। यहाँ पे पहले मैं फिगर के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भैया अवतल दर्पण को पहचानने का तरीका भी बताया था कि अवतल दर्पण का जो है अवतल दर्पण ऑटोमेटिक पहचाना जाता है जब हम उत्तल दर्पण को जानते हैं। उत्तल यानी उभरा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल बोलते हैं, या जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसे अवतल। तो 2 चीजें है, एक चीज भाई चुना गया तो बच गया एक। उत्तल का मतलब उभरा हुआ रहेगा, उभरा हुआ इसको बोलते हैं जो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, जैसे ऐसे है ना, मतलब इस साइड ऐसे साइड से, तो ये जो है क्या है, उभरा हुआ। यानी इधर जो खाली रहता है वो कहाँ किस में रहता है, उत्तल में। और जबकि इसमें देखिए इधर क्या है, रंगा हुआ है। ये जो डॉट डॉट किया हुआ ना से, इसका मतलब कलाई किया हुआ, रंगा हुआ है। तो प्रवर्तक सतह अगर इधर रंगा गया तो ऑप्शन यही बच रहा है कि इधर खाली है, तो प्रकाश इधर से ही टकराएगी, इधर से तो रंगा हुआ है। तो इसका प्रवर्तक सतह जिसका धंसा हुआ रहता है उसे बोलते हैं अवतल। तो ये भैया अवतल है। और अवतल में बात किया जा रहा है कि दर्पण में कहा वस्तु को वक्रता केंद्र सी, यानी देखिए यहाँ पे सी पर रखा हुआ ए बी। जब आपको ए बी मिले तो समझिए कि ए बी जो रखा हुआ वस्तु है, और ए डैश जैसे यहाँ लिखा हुआ ए डैश, इस तरह से ए डैश और बी डैश मिल गया, समझिए कि ये जो ए डैश बी डैश है ये आपका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे देखिए कि वस्तु जहां पे रखा हुआ है जिस पॉइंट पे सी पे, उसी के अपोजिट नीचे बन रहा है। जितना ऊपर बन रहा है उतना नीचे बन रहा है। इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनता है, लेकिन उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। बात क्लियर? यहीं पे हो गया आपका समाप्त। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो क्या होता है। तो वक्रता केंद्र सी पर जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, सी पर है तो सी पर ही बन रहा है, लेकिन अपोजिट बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, बशर्ते यहाँ पे न रखा हो। इसके बाद यानी ध्रुव के बाद जितना रखा हो सब क्या होगा, वास्तविक बनेगा। ध्रुव पे रखोगे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखोगे तो इधर बन जाएगा, यानी कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। ध्रुव और फोकस के जितना इधर रखोगे या फोकस पे, सारा का सारा क्या बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सी पे रख रहे हैं तो सी पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, और उल्टा के साथ साथ बराबर बनेगा, यानी इक्वल बनेगा। जितना प्रतिबिंब का ऊंचाई है जितना वस्तु का ऊंचाई है, मोटाई है, उतना ही ऊंचाई मोटाई क्या बनेगा, सी पर एकदम बराबर बनेगा। तो इसका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका पूरा हुलिया बिगड़ जाएगा, टिंटिंग पिटिंग हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो फटाफट लीजिए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जो नहीं लिए फिर अपना वीडियो को पीछे करके ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो सीधा सी बात बोल रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण
कि वक्रता केंद्र सी यानी वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर, यहाँ पे क्या पे सी पर, यहाँ पे क्या सी पर रखा हो, कौन सा वस्तु? ए बी है वस्तु की ए डैश बी डैश वस्तु है? ए डैश बी डैश। मारेंगे तुमको एक थप्पड़। ए बी वस्तु, तुम क्या बोले कि ए बी वस्तु होता है और ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु कौन है? ए डैश बी डैश या फिर ए बी? ए बी यानी सी पर वस्तु कहाँ रखा हुआ? ए बी यानी ये वाला और ये वाला, यानी यहां से लेकर यहां तक रखा हुआ है। ये है वस्तु। जब वस्तु रखी गई सी पर तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नीचे ए डैश और बी डैश यानी यहां से लेकर यहां तक ए डैश बी डैश कहाँ? तो वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। उल्टा है कि नहीं? ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर उल्टा है। और वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु का आकार के बराबर, जितना ऊपर उतना नीचे। अब क्या हो? बनने का तरीका क्या हो कि यहाँ पे क्या रखा गया? वस्तु। और इस वस्तु से क्या हुआ? किरण यहाँ गई और यहाँ टकराने के बाद फोकस पे आई, और फोकस के साथ यहाँ पे आई। समझ रहा ना? फिर यहाँ से यहाँ फोकस पे गई, या फोकस के वस्तु यहाँ पे क्या है? किरण टकरा के आएगी, यानी यहाँ पे बनना चालू हो गया। यानी यहाँ से टकराया किरण, यहाँ आया, इसके साथ यहाँ से फोकस पे फिर टकराया, फिर यहीं पे आके मिल रहा है। ये किरण यहाँ पे, ये किरण यहाँ पे, दोनों यहीं पे मिल रहा है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बन गया। तो आई होप कि ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, जो कि 4 है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा हो तो क्या होगा? यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताया गया है। सी पर रखोगे तो सी पर ही बनेगा, बराबर, उल्टा, वास्तविक। बात क्लियर? आगे चल, समझ में आ गया? सी पर रखोगे तो सी पर। अब 3 चीज जो पहले पढ़ाए थे, 3 चीज, उसी चीज का उल्टा तीनों मिल जाएगा। ये वाला, ये क्या मिल जाएगा? उल्टा, यानी चौथा, पांचवा, छठा। जो 3 पहले पढ़ा देते उसी चीज का सिर्फ उल्टा मिलेगा। क्या मिलेगा? उल्टा। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 पे चलते। 5 में क्या बोल रहा है कि जब वस्तु किस पे अनंत और वक्रता केंद्र सी, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो स्थित हो तो क्या होगा? यहाँ पहले फिगर से देखते हैं। फिगर में क्या है कि कौन सा दर्पण है? तो अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल। अब क्या हुआ? ये क्या है? सी है ना? सी क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? खोखले गोले का सेंटर। क्या? खोखले गोले का सेंटर, यानी वक्रता केंद्र सी, खोखले गोले का क्या होता है? सेंटर, यानी मुख्य बिंदु, यानी बीच वाला। और मुख्य बिंदु से लिया हुआ प्रत्येक चाप यानी त्रिज्या, सब का सब क्या होता है? बराबर होता है। और सी से लेकर पी तक ये भी एक प्रकार का क्या है? त्रिज्या है। क्या? एक प्रकार का त्रिज्या। लेकिन इस त्रिज्या को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष काम क्या करता है? पी और सी को मिला देता है। ये जो लाइन है पी और सी को क्या किया हुआ है? मिला दिया है। और इसी पे सारा काम क्रिया होता है। अगर मुख्य अक्ष नहीं रहे तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मुख्य अक्ष को ये करना, संकेत करना बहुत ही जरूरी है। मुख्य अक्ष पे ही क्या क्या होता है? मुख्य अक्ष पे ही सी होता है, एफ होता है और पी होता है। मुख्य अक्ष पे ही वस्तु को रखा जाता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। मुख्य अक्ष पे मतलब ऐसे वस्तु को खड़ा किया जाता है, ऐसे, ठीक है, जैसे इस लाइन पर वस्तु को खड़ा किया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे था कि अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच, तो वक्रता केंद्र ये है, और वक्रता केंद्र के बाद इधर जितना भी होता है सबको सब क्या बोलते हैं? अनंत। वक्रता केंद्र यानी यहाँ के बाद जितना भी वस्तु रखा जाएगा हम बोलेंगे कि अनंत पे है। कहाँ पे? अनंत पे। तो वक्रता केंद्र सी और किसके बीच में रख रहे हैं? बी के बीच में। बी है ये। अरे ये भी वस्तु है। हाँ। कहाँ ध्यान रहता है? ये सी और अनंत के बीच में रखा गया है। कहाँ पे? सी और अनंत। यानी ये जो लाइन है इसका कोई डिफाइन नहीं है। डिफाइन मतलब इसका कोई स्थिर बिंदु नहीं है, कहीं तक जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ होता है अनंत, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अनंत पे, यानी सी के बीच नहीं, बहुत अनंत पे। जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया, तारे हो गए, ये सब क्या है? अनंत पे, बहुत दूर।
लेकिन ये जो है सी और अनंत के बीच में रखा गया, सी और अनंत के बीच में, ये लाइन और ऐसे बढ़ा सकते हैं, सी और अनंत के बीच में। तो क्या होगा, जब सी और अनंत के बीच में रख रहे थे, एक बात याद करिए, जब पिछले बार में पढ़ाए होंगे कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है, सी और अनंत के बीच में बनता है। तो उसी का तो अपोजिट है, सी और अनंत के बीच में रख रहे हैं तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, उसी का सेम और सेम अपोजिट है। इसके पिछले बार में जरूर पढ़ाए होंगे, आप देखिएगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखा जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु को उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। सेम चीज है, सेम चीज है। सी और अनंत के बीच में रखे हैं तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, वहां यहाँ पे रख रहे थे वस्तु से बड़ा बन रहा है, उसको उल्टा यानी यहाँ पे रख रहे थे वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। सेम चीज है, बस थोड़ा सा बस चेंजिंग है। चलिए आगे देखते हैं इसमें है क्या। जैसे मैं अगर कहूं इसके पिछले वाले में तो थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट। जैसे मैं एक दर्पण पारूं और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये इसको कर दिए कलई और ये हो गया P, इसको मान लेते B में A बीच में और इसको मान लेते C। हम वस्तु को रखते हैं कहाँ, C और F के बीच में रखते हैं, यहाँ पे C और F के बीच में रखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ निकलती है और इसके साथ साथ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ से निकल कर इधर, उसके साथ साथ यहाँ से निकलेगी और टकराएगी, बहुत दूर तक टकराएगी, यानी बहुत दूर, यानी इधर, यहाँ मतलब इधर आ जाएगी, ऐसे ऐसे। ये क्या बन जाता है आपका, बहुत ही दूर। 1 मिनट, सही है। तो ये जो है 1 मिनट बीच में हो गया, थोड़ा सा स्पष्ट पढ़ते हैं। इसके पिछले बारे में पढ़ाए होंगे, जैसे ये क्या हो गया, दर्पण है, इसको कलाई कर दिए, ये हो गया क्या, मुख अक्ष हो गया, ये हो गया P, इसको मान लेते F और इसको मान लेते C। और C और F के बीच में मैंने वस्तु रखा यहाँ पे, तो ये वस्तु है मान ले कि A और B, तो इसके ऊपर वाला मुख से यहाँ पे टकराएगी, क्या होगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ पे टकराने के बाद ये वस्तु कहाँ से निकलेगी, ये वस्तु 1 मिनट, हाँ सही पढ़े थे, ये वस्तु यहाँ से फोकस से होकर क्या हो जाएगी, इधर निकल जाएगी, ये इधर आ गई। उसके साथ साथ ये जो C है इसके मुख से टकराएगा यहाँ, और ये भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ऐसे यहाँ गई और फिर इधर आ गई। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैंने वस्तु को C और F के बीच रखा तो कहाँ बन रहा है, C और इधर बन रहा है ना, C यानी अनंत के बीच में, C यानी अनंत के बीच में। वस्तु इतना है, इतना छोटा, और इधर कितना बड़ा बनेगा, कोई सोच सकता है, बहुत बड़ा बनेगा। तो सेम चीज है, मैंने C और F के बीच में रखा तो उल्टा बना, नीचे मर रहा है, क्या बनेगा, ये जो है ये लाइन चल जाएगा इधर भी, जहां तक ये लाइन तो बहुत दूर जाएगा, जहां ये कट जाएगा, यहाँ पे, मतलब कि जब कटेगा तो यहाँ से क्या करेगा, लाइन जैसे ये RI से आई जाएगा, I से आगे चल के ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को खींच लेंगे। तो हो सकता है कि बहुत दूर जा सकता है, बहुत दूर, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो C और अनंत के बीच में बन रहा है, तो क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु यहाँ पे छोटा था, वस्तु से बड़ा बन रहा है, जबकि यहाँ पे बड़ा था तो यहाँ पे छोटा बन रहा है, उल्टा, यहाँ पे छोटा है तो बड़ा बन रहा है, यहाँ पे बड़ा तो छोटा बन रहा है। यहाँ पे C और F के बीच में रखे थे तो C और अनंत के बीच में बन रहा है, और C अनंत के बीच में रखे हैं तो C और F के बीच में बन रहा है। छोटा बन रहा है, छोटा है तो बड़ा बन रहा है, यहाँ पे बड़ा है तो छोटा बन रहा है, और ये भी उल्टा बन रहा है, ये भी उल्टा बन रहा है, और वास्तविक वास्तविक बन रहा है, ये भी वास्तविक बन रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान गौर करेंगे तो बस उल्टा है, बाकी सारा का सारा डिफिनेशन वही है। तो ये जो है साइंस, जो है ना, साइंस समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं। बस आप समझोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज शब्द आना चालू हो जाएगा, तो बस समझना चाहिए। तो मैंने ये चीज पारा समझाने के लिए, क्योंकि ये मैंने बताया था कि C और F के बीच में रखते हैं तो ऐसे।
तीन पढ़ लिया ना, जो तीन समझ गया वो तीन ये भी बना लेगा समझ के। जैसे ये तालिका में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, टाइम को वेस्ट नहीं करना। तो क्या है ये, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो यानी रखा जाता है, तो क्या होता है, जब वस्तु ए बी हमेशा क्या होता है, वस्तु ए बी क्या है, हमेशा वस्तु अनंत यानी इधर और वक्रता केंद्र सी के बीच यानी सी और इधर, जितना इधर क्या है अनंत, यानी सी और अनंत के बीच रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश यानी ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच यानी सी और एफ के बीच में रहना, ये सी और एफ के बीच बनती है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु इतना बड़ा इतना छोटा, मेरा वस्तु से छोटा बनता है। तो मैं जो कि मैंने आपको समझाया बस सेम टू सेम डिटो है, बस थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ रखोगे बड़ा तो छोटा बनेगा, यहाँ रखोगे छोटा तो यहाँ इधर बड़ा बनेगा। बाकी आगे देखते हैं, एक और बच गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसके पिछले वाले में पढ़ाया था कि जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो अनंत पे बनता है, अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, याद है। फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखोगे तो फोकस पे, फोकस पे छोटा है तो अनंत पे बड़ा, फोकस पे छोटा रखोगे तो अनंत पे बड़ा, अनंत पे बड़ा रखोगे तो फोकस पे छोटा, बस उल्टा। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे अनंत, ये जो किरण है अनंत से आ रहा है, हो सकता है सूरज का किरण हो या फिर चांद का हो या फिर क्या बोलते तारे का हो। अनंत का मतलब अनंत, अनंत का मतलब अनंत, उधर से आ रहा है तो बनेगा कहाँ, फोकस पे, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु कहाँ पे अनंत पर स्थित है, तो क्या बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु का नाम रखा हुआ है ए बी, वस्तु का कहीं पे दिख रहा है, ए बी कहीं पे वस्तु दिख रहा है। जब वस्तु को फिक्स करते हैं तब ए बी लिखाता है, जब वस्तु फिक्स ना हो तो ए बी नहीं लिखा जाता है। अनंत फिक्स कभी हो सकता है, अनंत कितना भी हो सकता है, तो अनंत फिक्स नहीं है, इसलिए उसमें ए बी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ वस्तु लिखा जाता है। वस्तु को संकेत यानी ए बी नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी कहाँ है पता नहीं, तो इसलिए उसको खाली सिर्फ और सिर्फ वस्तु बोलते हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि लिखा हुआ है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, हम लिख सकते हैं जब वस्तु ए बी अनंत पर रखी होगी, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये सूटेबल नहीं है, बढ़िया नहीं है, सूट नहीं करता। यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या, ए डैश बी डैश, कहाँ पे, ए डैश बी डैश। कोई वस्तु का तो ए डैश बी डैश बनेगा ना, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ पे, तब फोकस पर बनती है, सिर्फ और सिर्फ फोकस। देखिए यहाँ पे सी और पी के बीच में क्या होता है, फोकस। जितना सी और एफ के बीच में दूरी होगा उतना ही एफ और पी के बीच में दूरी होगा, क्यों, क्योंकि सी और पी का बीच भाग में फोकस आता है। तो यही ना, त्रिज्या के आधी होती है क्या, फोकस। त्रिज्या यानी आर कितना है 10, तो फोकस कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यानी त्रिज्या यही होता है, सी और पी क्या त्रिज्या, यानी इसको एक त्रिज्या भी कह सकते हैं। त्रिज्या के आधी क्या होती है, फोकस, यानी बीच। तो बोल रहा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस पर बनती है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। अनंत पर कितना बड़ा हो सकता है, सोच सकते हो, बहुत बड़ा, बन के रहा है छोटा। लेकिन इसके पीछे वाले में क्या पढ़े थे कि फोकस पे रखते हैं छोटा तो अनंत पर बढ़ता है, बनना बड़ा, अनंत पे है बड़ा तो फोकस पे छोटा। बात वही है, सेम टू सेम डिटो, बस उल्टा है, कुछ वर्ड थोड़ा सा ऐसे उलट फेरे, बाकी सारा के सारा वही है। तो बस गौर से देखोगे, गौर से समझोगे तो हर एक टॉपिक समझ में आएगा और आसान हो जाएगा याद करने में, और एग्जाम में लिखने में बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए चिंता लेने कोई बात नहीं, बस फेयर कॉपी जो होगा, आप जो पढ़ते हो, जो आपका नोट कॉपी होगा, नोट बुक जो बोलते हैं, उसको बढ़िया से आप याद करिए समझ के, क्योंकि समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं है। रटा हुआ चीज भूल जाओगे लेकिन समझा हुआ चीज भूलोगे नहीं। तो आगे चलते हैं। अब जो आपने प्रतिबिंब पढ़ा, जो अब तक प्रतिबिंब पढ़ रहे थे ना कि अवतल दर्पण में रखा वस्तु का स्थिति जो होता है, वस्तु का स्थिति रखते हैं कहीं पे, जैसे ध्रुव पे, फोकस और ध्रुव के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी पर
सी और अनंत के बीच में अनंत पर जितना आपने पढ़ा 6 का 6 एक तालिका में मैंने समझाया है बहुत ही शॉर्ट में। हालांकि ये बुक में मिलता है, बुक में भी मिलता है और इसको मैंने बताया। जैसे देखो वस्तु का क्या है स्थिति, यानी कहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, वस्तु का स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वस्तु जहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा तो वास्तविक जरूर बनेगा, या फिर सीधा या उल्टा बनेगा, चाहे तो वास्तविक चाहे तो आभासी चाहे तो सीधा चाहे तो उल्टा। और आकार बराबर बड़ा या छोटा, समझ रहा ना। तो पहला कहाँ पे रखेंगे, ध्रुव पर। जैसे अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, बताता हूँ एक बड़ा सा फिगर से, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य लाइन, सी हो गया यहाँ पे मान लेते बीच बीच बराबर, ए ही हो गया आपका पी, और ये हो गया आपका कलाई कर दी, ये देखो ये हो गया। पहला बोल रहे भाई कि ध्रुव पर रखते, ध्रुव यानी पी पर अगर यहाँ पे रखते हैं कोई वस्तु को, कहाँ पे, यहाँ पे वस्तु को रखते हैं यानी ध्रुव पे, तो क्या बनता है, वस्तु का कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पे ही। यानी वस्तु को अगर यहाँ रखते हैं तो यहीं पे बनेगा, कैसा बनेगा तो आभासी बनेगा। और ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर, यानी जितना वस्तु रहेगा उतना ही। कहाँ पे, पी पर रखेंगे तब, कहाँ रखेंगे, यानी ध्रुव पर वस्तु को रख रहे हैं तो ध्रुव पर ही बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, और जब आभासी आ गया तो सीधा होगा। और एक चीज और, बराबर, यानी जितना वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब भी बनेगा। कब, जब ध्रुव पर रखा जाता था ध्रुव पर बनेगा, और जब ध्रुव पर रखा जाता तो आभासी बनता है, ठीक है, आभासी। जब भी ध्रुव की बात आए, जब भी ध्रुव की बात आए तो आभासी ही बनेगा, चाहे तो एफ और ध्रुव के बीच में रखे या फिर ध्रुव पर रखे। जब भी ध्रुव की बात आए, दोनों में से कोई एक अगर ध्रुव आ गया तो आपका आभासी बनेगा, और आभासी का साथ हमेशा सीधा आता है, ठीक है, सीधा। और क्या बनेगा, बराबर बनेगा, क्या बनेगा, बराबर। अब आगे चलते हैं तो अब देखेंगे कि अगर वस्तु को सेकंड में, अगर वस्तु को कहाँ पे, ध्रुव तथा एफ के बीच में, यानी ध्रुव यहाँ पे और फोकस के बीच, यानी यहाँ से लेकर यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे रखें, कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें। अगर पी और एफ के बीच में रख रहे हैं, पी देखो ध्रुव और एफ के बीच में रख रहे हैं तो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी इस साइड, क्या साइड, दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे ये हो गया ना, दर्पण के पीछे ये हो गया, ये हो गया पीछे, ये हो गया आगे, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ रखेंगे तब, पी और एफ के बीच में। पहलका में क्या रखे थे, सिर्फ और सिर्फ पी पे, तो पी पर ही बन रहा था। आभासी बन रहा था, आभासी के साथ सीधा बनेगा, ये तब निश्चित है बात है कि आभासी के साथ सीधा बनेगा और बराबर बन रहा था, ठीक है। आपके रखेंगे पी और एफ के बीच में तो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, यहाँ पे तो ध्रुव था ना, क्या हो गया, दर्पण के पीछे, लेकिन पीछे बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी के साथ हमेशा क्या होता है, सीधा, सीधा, क्या सीधा, और सीधा के साथ साथ बड़ा बनेगा। जब यहाँ पे अगर इतना है, यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे क्या बनेगा, इतना, क्या बनेगा, बड़ा, समझ में रहा ना, बड़ा बनेगा। लेकिन क्या बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कब, जब ध्रुव पी पर रखते हैं तब भी, और ध्रुव पी और एफ के बीच में रखते हैं तब भी सीधा और बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, समझ में आ रहा है। अब आता है सेकंड, अब इसमें को मिटा दो, ये भी मिटा दो, ये था पी। अब कहाँ तीसरा की बात कर रहा है, हम यहाँ पे रखा हो, कहाँ पे, यहाँ पे रखा हो, वस्तु कहाँ रखा हुआ, ए मान लो ए, मान लो बी, वस्तु यहाँ पे ए बी कहाँ पे रखा हुआ, सॉरी फोकस पे, तो कहाँ बन रहा है, अनंत पे, कहाँ बन रहा है, अनंत पे। देखो वहां पे देखो, अनंत पे रख रहे तो फोकस पे, फोकस पे रख रहे तो यहाँ से गौर से देखो, पहल का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और ये सतमा। जरा गौर से देखो, तीसरा और छठा के, तीसरा और सतमा के,
तीसरा और सातवां पे देखो, एफ पे रख रहे तो अनंत पे, अनंत पे रख रहे तो एफ पे, पे दोनों में वास्तविक, दोनों में उल्टा, लेकिन एकरा में बहुत ही बड़ा, एकरा बहुत ही छोटा। छोटा। बस उल्टा है कि नहीं? हाँ एफ पे रख रहे हैं तो अनंत पे, अनंत पे रख रहे हैं तो एफ पे, लेकिन दोनों में वास्तविक और दोनों में उल्टा। लेकिन एफ पे रखेंगे तो क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा, अनंत बड़ा, और फोकस पे बहुत ही छोटा। छोटा। तो एकदम उल्टा है कि नहीं? ये दोनों उल्टा है। अभी और मिलेगा, गौर करना ये वाला। तीसरा, तीसरा और सातवां, ठीक है। फोकस पे रख रहे हैं, फोकस पे रखें तो अनंत पे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, ये उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत ही बड़ा। अनंत कहाँ है पता नहीं चलेगा, ठीक है, अनंत कहाँ है पता नहीं चलेगा, ये अनंत पे हमेशा बड़ा बनेगा। तो ये वाला याद होगा, या पहले का अगर याद हो गया, एक पर रखेंगे तो अनंत पे, वास्तविक उल्टा बहुत ही बड़ा, तो अनंत पे रखेंगे तो एक पर वास्तविक उल्टा बहुत ही छोटा। ये एक याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कहाँ गया, चौथा। हाँ चौथा में देखेंगे, एफ और सी के बीच में रख रहे हैं, एफ और सी के बीच में रख रहे हैं। अगर वस्तु को यहाँ पे, वस्तु को कहाँ पे, यहाँ पे मिटा दें। ये है एफ, ये मान ली आगे लिख दे रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं चौथा में, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। एफ और सी के बीच में रख रहे हैं तो ये देखो कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच में, यानी कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है? अनंत, मतलब ये हो गया ना, ये हो गया अनंत, क्या हो गया? अनंत, और ये हो गया सी, यानी सी और अनंत के बीच में यहाँ पे लिख देते हैं अनंत। अनंत और सी के बीच में ना बन रहा है ये, क्या बन रहा है? अनंत और सी के बीच में बन रहा है। जब हम रखते हैं वस्तु को एफ और सी के बीच में तो कहाँ बनता है? सी और अनंत के बीच में। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे सी और अनंत लिखा ना, तो यहाँ पे लिखा होगा सी अनंत के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में ही ना है। इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, दोनों वास्तविक, दोनों उल्टा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। देखो यहाँ पे गौर से, अगर हम रख रहे हैं कहाँ पे, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में रखे तो कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच में रख रहे हैं, छोटा बन रहा है, बड़ा, अब बन रहा है उल्टा ना, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक यानी 20 से वास्तविक, वो से उल्टा बन रहा है, और क्या बन रहा है? बड़ा, छोटा ही था बड़ा, बड़ा, बड़ा हो रहा है। अब इसको अपोजिट कर दिए, अब क्या कर दिए, यहाँ पे इसको उल्टा कर दे। अब कहाँ पे रख रहे हैं? ये वाला देखो, सी तथा अनंत के बीच में, सी रखते तो हमेशा सी ऊपर से सीधा से, अब बनेगा उल्टा। ये यहाँ पे रख रहे हैं तो यह पे बनेगा, ये कहाँ चल जाएगा? नीचे। यहाँ पे सी और अनंत के बीच में रख रहे हैं तो चल जाएगा यहाँ पे नीचे बन जाएगा, बहुत ही छोटा बनेगा। सी और एफ के बीच में, देखो सी और अनंत के बीच में रख रहे हैं, सी और अनंत के बीच में रख रहे हैं तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, क्या बन रहा है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और ये बड़ा से हो जाएगा छोटा, छोटा, क्योंकि बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। तो सेम चीज है कि नहीं? यहाँ पे रख रहे थे, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे सीधा थी, उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा है, बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ा रख रहा है तो यहाँ पे छोटा, और उल्टा है, और सी और एफ के बीच में, तो सेम चीज है। अगर ये वाला याद हो जाएगा आपका चौथा, अगर चौथा याद होगा, सी तथा एफ, सी और एफ के बीच में, या फिर एफ या सी के बीच में रखा जाता है, ये वाला 4 वाला, तो सी तथा अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बड़ा बनेगा। तो अगर चौथा याद हो गया तो छठा याद नहीं हो जाएगा, हम अपोजिट है। चौथा याद हो गया तो छठा याद हो जाएगा। बन कहाँ रहा है? सी और अनंत के बीच में, तो सी अनंत के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में रखेंगे, समझ में रहा ना? अगर हम कहें कि आम जो है, आम बराबर अमरूद, कहाँ पे? अमरूद, और कोई ऑप्शन नहीं है, खाली यही वाला है, आम बराबर अमरूद, अमरूद बराबर आम ना होगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो, ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा? आम बराबर अमरूद, तो अमरूद बराबर आम। अगर ऑप्शन रहता तब ना कोई गड़बड़ होता है। जैसे हम लिखते हैं आम बराबर अमरूद और अमरूद बराबर केला, दोनों पहले बताते हैं। आम बराबर अमरूद और अमरूद बराबर केला, तो बोलेंगे बताओ केला बराबर कोची, केला बराबर कोची, तो आम और अमरूद दोनों। अरे इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है,
तो एकर बराबर दोनों ना हो गया, हाँ समझ रहा है ना, एकर बराबर दोनों। दोनों। अब बोलेंगे कि अमरूद बराबर क्या हो जाएगा, केला भी और आम भी। यानी ऑप्शन नहीं है तब तक ठीक है, अगर ऑप्शन आता है तब गड़बड़ाता है। अब यहाँ पे खाली केला बोलेंगे, केला बराबर तो गड़बड़ा जाएगा। आम बोले कि अमरूद बोले, आम बराबर तो ठीक है अमरूद, और अमरूद और केला, लेकिन केला बराबर दोनों। ज्ञान नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाओगे ना। लेकिन सेम है, केला बराबर भी ये भी होगा, क्योंकि केला भी ये दोनों से क्या रहा है, संबंध रख रहा है। लेकिन जब तक खाली दो ही ऑप्शन है तो एक सही एक गलत होगा, और तीन ऑप्शन है तो हो सकता है कोरा में दो सही होगा या फिर तीनों गलत होगा, हो सकता नहीं हो सकते। हो सकता है। तो जब ढेर सारा ऑप्शन ऐसे होता है बढ़ता है तो गड़बड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम सीधा सी बात है कि सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो सी और अनंत के बीच में, और दोनों वास्तविक, दोनों उल्टा, एक में बड़ा तक छोटा था, एक में छोटा तक बड़ा। याद हो गया, तीसरा याद हो जाएगा, सतमा भी, चौथा याद होता है, छठा भी। अब बच गया कहाँ पे, ये देखो, ये देखो सी पर। तो सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, सी पर रखेंगे। ये एक अपवाद है, ये पचमा जो है, 5वां नंबर वाला अपवाद है। सी पर रखेंगे तो सी पर वास्तविक उल्टा आ बराबर। इसी में सिर्फ क्या बन रहा है, दो चीज, एगो सी पर एगो ध्रुव पर, दोनों चीज। एक सी पर रखेंगे तो बराबर बनेगा, एक ध्रुव पर रखेंगे तो बराबर। सी पर बनेंगे, सी पर रखेंगे, सी पर रखेंगे तो सी पर ही, ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही, और इहो वास्तविक तो इहो ये आभासी, आई सीधा खाली ये उल्टा, और दोनों बराबर। बस एक आध दो चीज का डिफरेंट है, बाकी ध्यान दोगे सब समझ में आएगा। सी वाला सी पर वास्तविक और उल्टा, उल्टा वास्तविक, वास्तविक के साथ हमेशा क्या आता है, उल्टा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। तो सी पर रखेंगे तो सी पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, और ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर, लेकिन आभासी, और आभासी के साथ सीधा, और सीधा के साथ बराबर। ये था, एक याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ये वाला याद होगा तो ये वाला याद हो जाएगा, और चौथा याद होगा तो ये सतमा याद, छठा याद हो जाएगा। तो बस सब एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका था टॉपिक जो था कि अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण में विभिन्न बिंदुओं पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, आकृति उसका। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अब चलते हैं इसके बाद, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, हम किस कामों में, किस चीजों में उसका उपयोग करते हैं। जैसे समतल दर्पण है, उसको हम आईना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, घर पे अपना फेस क्या करते हैं, फेस देखते हैं, ठीक है, आईना के रूप में। उसका बहुत सारा समतल दर्पण में लिखा है तो उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, विशेषता, विशेषता लिखाया होगा कि समतल दर्पण में क्या गुण है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, सब दिखाया होगा, सब के सब लिखाया हुआ, बताया कि समतल दर्पण की विशेषता बताया हुआ कि जहां पे वस्तु रखता है वहीं पे वस्तु बनता है, सामने बनता है, पार्श्व में परिवर्तन होता है, यानी लेफ्ट राइट में, ये सब बताए थे ना। उपयोग नहीं बताएंगे, तो उपयोग अभी बताएंगे क्या होगा, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, आपका सब कुछ उपयोग बताएंगे, अंतर बताएंगे कि समतल, अवतल, उत्तल में क्या अंतर है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके बाद चलते ही अवतल दर्पण का उपयोग, क्या क्या उपयोग है इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब ये समझेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल तो बता चुके, अब उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। पहले फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और एक चीज छूट गया था समतल दर्पण में पढ़ाना, बी परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व बी परिवर्तन क्या होता है। हालांकि पार्श्व बी परिवर्तन मैंने बताया था कि लेफ्ट वाला राइट में होता है, लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट में उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसको लिखाना भूल गया था, चलिए इसको लिखा देते हैं। और एक चीज और छूट गया था, समतल दर्पण का विशेषता लिखे थे, लेकिन समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है वो छूट गया था। तो पहले ये जानना, तो उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग छूट गया था ना भी, ये जो पढ़ रहे थे। तो अवतल दर्पण के बारे में सब कुछ बताए थे, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण आज पढ़ने वाले। चलिए पहले देखते हैं कि बी परिवर्तन क्या होता है। बी परिवर्तन, यहाँ पे पहले फिगर देखिए कि बी परिवर्तन में क्या हो रहा है कि अप वाला जो है, ये वाला हिस्सा इधर आ जा रहा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ रहा है, यानी और 180 डिग्री पर घूम रहा है, यानी क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है ये जो है ना, ये क्या है, क्षैतिज, ये क्या है, उदग्र है, ठीक है। तो क्षैतिज अक्ष के परिता यानी 180 डिग्री पर घूम जाती है, यानी ऊपर वाला नीचे में, नीचे वाला ऊपर में, उसे बोलते हैं बी परिवर्तन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी परिवर्तन क्या है,
तो विपरिवर्तन वह घटना है जिसके कारण कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाती है। घूमने का कारण क्या होता है? घूम जाती है जिसके कारण उस वस्तु का प्रतिबिंब ऊपरी भाग नीचे तथा ऊपर वाला भाग नीचे तथा निचले भाग ऊपर में दिखाई पड़ता है। अगर कोई वस्तु नीचे तो ऊपर घूम जाएगा, ऊपर है तो नीचे, यानी ऊपर वाला नीचे में, नीचे वाला ऊपर में दिखाई पड़ते है, उसे बोलते हैं विपरिवर्तन। ठीक है, विपरिवर्तन कैसे? तो क्षैतिज अक्ष के परितः कितना 180 डिग्री पर घूम जाती है, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, उसको बोलते हैं विपरिवर्तन। यानी कोई वस्तु का प्रतिबिंब अप वाला डाउन है और डाउन वाला अप हो गया, यानी जो बोलते हैं ऊपरी भाग, यानी अगर मेरा कोई जैसे कोई चीज है, कोई वस्तु है जहां पे मेरा प्रतिबिंब ये सर नीचे दिखाई दे रहा है और पैर ऊपर, ये एक्चुअल में पता है क्या होता है? पानी में होता है। जब पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मतलब देखते हैं, तो सर चल जाता है नीचे, पैर चल जाता है ऊपर, ऊपर चल जाता है। तो विपरिवर्तन पानी में होता है। अब पार्श्व में विपरिवर्तन होता है आईना में, यानी लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। ठीक है, तो पार्श्व विपरिवर्तन होता है आईना में और विपरिवर्तन होता है पानी में। ठीक है, तो विपरिवर्तन समझ में आया कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अब पार्श्व विपरिवर्तन क्या है? तो पार्श्व यहाँ पे आ रहा है विपरिवर्तन दोनों, लेकिन इसमें पार्श्व लगा हुआ है। पार्श्व विपरिवर्तन क्या है? तो वह घटना, यानी पार्श्व विपरिवर्तन वह घटना है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, वह घटना जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र, उदाग्र का मतलब सीधा वाला, ये क्या है? उदाग्र। जैसे ये क्या था? ऐसे खड़ा, ये था पड़ा, ये क्या है? खड़ा। यानी उदाग्र अक्ष के परितः ये भी कितना? तो 180 डिग्री कोण पर घूम जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब दायां भाग बायां भाग में तथा बायां वाला भाग दायां भाग में, इधर तो था ये वाला, यानी किधर दिखा दिया? इधर। अगर इधर होता तो इधर दिखा देता, यानी दायां वाला बायां, बायां वाला दायां में, उसी को बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। आई कैसे घूमती है? उदाग्र 180 डिग्री। जो उदाग्र 180 डिग्री घूमती है वो पार्श्व विपरिवर्तन है, जो क्षैतिज 180 डिग्री घूमती है उसे विपरिवर्तन। ठीक है, तो ये था छोटा हुआ। उसके बाद चलते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला आता है घर में चेहरा देखने के लिए आईना के रूप में। घर में जो चेहरा देखते हैं नॉर्मली, वो आईना के रूप में, यानी आईना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कहाँ पे? घर में चेहरा देखने की। दूसरा, तीखे मोड़ पर, तीखे का मतलब तिरछा, मतलब जो मुड़ता है ना ऐसे। ठीक है, तीखा का मतलब जैसे यहाँ पे जा रहे हो और ऐसे मुड़ना है, मुड़ना है तो अगर मुड़ रहे हो तो देखना है कि पीछे कोई तो आ तो नहीं रहा है। जैसे गाड़ी में जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, तो बाइक में अगर ऐसे मुड़ना है तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी मुड़ जाओगे, पीछे देखोगे ना कि कौन तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मुड़ते हैं तो वो जो आईना होता है, वो आईना समतल दर्पण का होता है, जो पीछे देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। तो क्या होता है कि तीखे मोड़ पर पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए, किसका? समतल दर्पण का। उसके बाद प्रदर्शनी कक्ष में, प्रदर्शनी कक्ष का मतलब होता है लैब। लैब, जहाँ पे लैब जाते हो ना, प्रयोग होता है ना, जैसे मान ले कि स्कूल में लैब होगा, जहाँ पे लेके जाता टीचर जो होते हैं लेके जाते हैं बच्चों को और प्रयोग करवाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे होता है ना, समझ में आ रहा है ना। बहुत सारा फिजिकल लैब होता है, केमिकल लैब होता है, बायोलॉजिकल लैब होता है, जहाँ बायोलॉजिकल लैब में जहाँ पेड़ पौधा के बारे में बताया जाता है कि देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, हमें केमिकल लैब में होता है मतलब कि रसायन, जिसको इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये बनेगा। और फिजिकल लैब में होता है जिसमें किरण के बारे में, मतलब ऐसे फिजिकल लेजर लाइट से ऐसे सब कुछ बहुत तरीके से होता है, दिखाया जाता है, मोटा मोटी इतना समझिए। तो लैब में क्या होता है? प्रदर्शनी कक्ष मतलब लैब, लैब कक्ष का मतलब रूम। ठीक है, लैब रूम, यानी प्रदर्शनी कक्ष में वस्तु को समान आकार अगर बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे? समतल का। समान आकार किसमें बनता है? समतल का। तो प्रदर्शनी कक्ष में वस्तु का समान प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। सैलून में अगर जो बाल कटवाते हैं, देखिएगा कि जिस सैलून में बाल कटवाते हैं, कोई कोई सैलून में आगे भी रहेगा और पीछे भी आईना रहेगा। तो सैलून में पीछे शरीर, जो पीछे वाला शरीर है, माथा या फिर और शरीर, ये सब देखने के लिए, पीछे वाला भाग देखने के लिए किसका? समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये था 4 उपयोग था, और सारा है, लेकिन 4 मुख्य उपयोग है। और यहाँ पे एग्जाम में 1 या 2 उपयोग पूछा जाता है कि समतल दर्पण का 1 या 2 उपयोग लिखिए, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ बहुत काफी है। ठीक है, अब आता है कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं?
सैलून में हजामती या दाढ़ी बनाने के लिए, हजामती या दाढ़ी बनाने के लिए मतलब होता है कि सैलून में जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा, छोटा और बराबर। अगर आप नजदीक लाते हो, अगर आप नजदीक लाते हो ऐसे, तो बड़ा दिखाई देगा, और बड़ा दिखाई देगा तो आसानी से आप फेस दाढ़ी से हम क्या सकते हो, बना सकते हो, समझे रहे ना। जैसे थोड़ा सा दूर ले जाओगे तो बराबर, और ऐसे इधर लेके जाओगे तो छोटा, समझे रहे। तो दाढ़ी बनाने के लिए ऐसे जो हजामती का मतलब होता है हजामत, ऐसे हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा भी दिखाई देता है। जब नजदीक लाएंगे, मान लो कहीं पे घाव है, तो नजदीक लाएंगे तो दिखाई देगा कि अच्छा यहाँ पे घाव है, इसको बढ़िया से ऐसे क्या करना है, ऐसे रेज करना है। तो हजामती या फिर दाढ़ी, ठीक है, हजामती भी लिख सकते हैं, हजामती नहीं लिखने के मतलब दाढ़ी लिख सकते हैं। तो सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग, अवतल दर्पण। अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए मतलब जो हम दाढ़ी बनाने के लिए नहीं, दाढ़ी तो ऐसे ब्लेड से बनता है, मतलब देखने के लिए, क्या करने के लिए, देखने के लिए। या फिर घर पे नॉर्मली समतल दर्पण बनाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है अवतल। आगे चलते हैं। सोलर कुकर में दूसरा क्या है, सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री होते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे क्या होता है कि जो आग का व्यवस्था नहीं रहने पर सोलर कुकर से खाना बनता है। क्या होता है कि इसमें एक मतलब कोई प्रोजेक्ट टाइप का होता है, जैसे में जो सूरज से जो ऊष्मा निकलती है ना, हीट आती है, उसको अवतल दर्पण द्वारा उसको लाकर एक बिंदु पर फोकस किया जाता है, उस उष्मा से खाना बनाया जाता है। मतलब उसी को बोलते हैं सोलर कुकर या फिर सौर भट्टी, ठीक है। उसी को यानी सोलर कुकर या फिर सौर भट्टी जो होता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। उसमें खाना बनाना, उससे मतलब उसके सहायता से खाना बना सकते हैं। मतलब अवतल दर्पण की सहायता से क्या होता है कि जो आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करती है, समझा रहे, एक बिंदु पर क्या करती है, फोकस, ऐसे। तो ये था तो किसका, सोलर कुकर का, या फिर सौर भट्टी भी बोल सकते हैं। सौर भट्टी में खाना बनाने के लिए अपने सोलर कुकर, दोनों एक ही है। आगे चलते हैं। तो तीसरा में क्या है, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, यानी टॉर्च या जो वाहन होगा उसका हेडलाइट, यानी आप कभी देखे होंगे कैसे, मतलब टॉर्च में एक अंदर की ओर रहता था, मतलब चमकदीला, मतलब चमकने वाला कोई ऐसे, मतलब ऐसे रहता था, मतलब वस्तु टाइप की, और उसके अंदर बॉल रहता था। जब बॉल लगा देते तो चमक कर क्या करता है, बहुत फोकस करता है, मतलब बहुत दूर तक ऐसे मतलब चमकता था ऐसे। तो उसी को बोलते हैं टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट, यानी जो खोजते हैं ना उसको सर्च लाइट के परिवर्तक के रूप में, ठीक है। परिवर्तक बताए थे, परिवर्तक क्या होता है, परिवर्तक क्या आता है, जो प्रकाश की आने वाली किरणों को क्या करता है, परिवर्तित करती है। तो ऐसे अभी मेरे पास तो है नहीं, जैसे क्या होता था ना कि जैसे मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास किताब है, ठीक है। तो टॉर्च ऐसे होता होगा पहले, ठीक है, टॉर्च ऐसे रहता था, ऐसे ये टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च ऐसे है, तो यहाँ पे बटन ऐसे रहता था, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा बॉल, और छोटा सा बॉल के चारों पट्टी एक चमकदीला सॉरी चमकने वाला एक पदार्थ लगा, वस्तु लगा रहता था, ठीक है, जिसको बोलते खोखड़ रहता था, और उसके अंदर ऊपर क्या रहता था, शीशा। तो जो बॉल बढ़ता था तो चारों पट्टी क्या करता था, चमकता था, और चमकने के बाद वो क्या करता है, प्रकाश को शीशा के माध्यम से फोकस करता था, यानी परिवर्तक करता था, यानी परिवर्तक का मतलब परिवर्तन करता था। तो उससे क्या होता था कि लाइट बहुत दूर तक जाती थी ऐसे। तो उसी को बोलते हैं सर टॉर्च या फिर वाहनों में, टॉर्च या वाहनों में होता है, आप देखिएगा हमेशा रहता है, हमेशा टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट, ठीक है, आगे वाला, तथा सर्च लाइट के परिवर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। उसके बाद रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर उपयोग किसका करता है, अवतल दर्पण का। अब नाक, कान, गले, दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? पहली बात, अभी मैंने बताया कि अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और बराबर बनता है। मान लीजिए दांत देखना है, तो दांत को ऐसे नॉर्मली अक्सर देखोगे तो नहीं पता चलेगा, उसको बड़ा करना है, क्योंकि एक ऐसे ऐसे क्या करेगा, एक लेंस लाएगा, लेंस से ही देखता है, मतलब ऐसे। और अवतल दर्पण का भी उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि दर्पण ऐसे लाया, और यहाँ पे क्या किया, ऐसे दर्पण है, अवतल दर्पण, और दांत के सामने ऐसे लाया, यहाँ पे रख दिया, तो दांत का प्रतिबिंब किसमें बनेगा,
अवतल दर्पण में, और नजदीक लाएगा तो बड़ा बनेगा, तो देख पाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये मतलब कीड़ा है या फिर कुछ दिक्कत है। जैसे मान ली कान देखना है, तो कान को क्या करेगा, कान मतलब से पकड़ेगा और दर्पण ऐसे लाएगा, देखेगा ऐसे, मतलब दर्पण में क्या बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रोगियों को नाक, कान, गले आदि दांत, मतलब और सारे बहुत सारे ऐसे हो गया, जैसे कहीं पे कटा फटा है जहाँ पे नॉर्मल अक्स नहीं देख पा रहे बढ़िया से, तो उसमें क्या करेगा, आईना लाएगा और आईना में जो प्रतिबिंब बनेगा उसको ऐसे देखेगा ऐसे करके। ठीक है, अरे ये तो बहुत ऐसे मतलब डेंजर है, ऐसे मतलब देख सकता है ना कि कुछ भी हो सकता है। तो उस रोगियों के नाक, कान, गले, दांत और सारे हैं बॉडी का पार्ट है, उसको देखने के लिए ऐसे उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अब तो लेंस है, लेंस से भी क्या कर सकते, देख सकते हैं ऐसे, लेंस लेंस बड़ा छोटा ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। तो अवतल दर्पण का अगर पूछेगा उपयोग, तो ये 4 है। सैलून में, हाँ, ज्यामिति या दाढ़ी बनाने के लिए, सोलर कुकर में या फिर सौर भट्टी में, टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट तथा साइड लाइट के परिवर्तक रूप में। याद रखिए किसका परिवर्तक, यानी किरण को क्या करते हैं, परिवर्तित करता है ऐसे। ठीक है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि, दांत या फिर आदि और सारे चेक करने के रूप में कौन, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रोगियों मतलब रोगी, रोगी को कौन चेक करेगा, हम सब नहीं, डॉक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है, बच गया एक चीज, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो याद रखिएगा हमेशा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हमेशा याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा इसका आगे। उत्तल दर्पण में सदा, सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा हमेशा, आभासी या काल्पनिक, आभासी या फिर काल्पनिक दोनों एक ही नाम है, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। और क्या बनेगा, छोटा, छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब छोटा, ज्यादा, छोटा से बड़ा, ज्यादा छोटा से बड़ा, यानी छोटा इतना है, तो मान लो कोई वस्तु है, वस्तु इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इतना, चाहे इतना भी बन सकता है, इतना, यानी वस्तु से हमेशा छोटा ही बनेगा, और छोटा में भी बड़ा बन सकता है। किसमें, अवतल दर्पण। जैसे मान ली कोई वस्तु का प्रतिबिंब इतना है, कितना, इतना, तो अवतल दर्पण में इतना भी बन सकता है, इतना भी बन सकता है, इतना भी बन सकता है, लेकिन इतना नहीं बनेगा, समझ रहा ना, जितना उतना नहीं बनेगा, इससे छोटा, छोटा से भी बड़ा छोटा हो सकता है, समझ रहा ना जो बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में सदा यानी हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और हमेशा छोटा बनेगा, चाहे वस्तु कहीं पे भी रखा हो, वस्तु कहीं पे भी रखा हो, और सीधा ही बनेगा, क्या बनेगा, सीधा। हमेशा आभासी, आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, सीधा आता है ना, आभासी के साथ या काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा बनेगा और इसमें वस्तु जब का प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो छोटा ही बनेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक बनाया हुआ है, अब उत्तल दर्पण में यहाँ पे रखा हुआ है, पी और अनंत के बीच, यानी ध्रुव और अनंत के बीच में रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। देखो फोकस यहाँ पे। ठीक है, चलिए, ये जो है, ये जो आपका बना, यहाँ पे जहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना, ये जो बन रहा है ए डैश बी डैश, और देखिए जहां जिस साइड रखा हुआ उसी साइड बन रहा है, नीचे बन रहा है नहीं, तो आभासी यानी काल्पनिक मतलब हमेशा सीधा बनेगा, यानी जिस खड़ा जैसे वही इधर भी खड़ा है प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन बड़ा ही छोटा बन रहा है ना, ये चीज। तो आगे चलते ही, आई होप कि समझ में आया होगा। अब चलेंगे कि प्रतिबिंब यानी अवतल, सॉरी अवतल आ रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो कैसे बनेगा, इसमें दो ही कंडीशन होता है। ठीक है, दो ही कंडीशन होता है, एक तो चाहे तो ध्रुव और अनंत के बीच में रख दो, या फिर तो अनंत पे रख दो, ये दो ही कंडीशन है, और दोनों कंडीशन में कैसे कैसे बनता है ये जानेंगे। और इसके नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे कि अवतल दर्पण, सॉरी अवतल बार बार आ रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे, लास्ट क्लास बच जाएगा चिन्ह परिपाटी, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के साथ, न्यूमेरिकल के साथ ये चैप्टर को अलविदा कह दिया जाएगा। तो चलिए, इसके बाद मैं फिर से अगेन रिपीट करता हूँ। चलिए, तो आज का लास्ट क्लास में ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये मैंने बता दिया कि सदा, हमेशा में, आभासी, इसमें हमेशा
आभासी बनता है, आभासी के साथ हमेशा हमेशा सीधा आएगा और हमेशा छोटा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा बनेगा। ये हो सकता है कि छोटा में छोटा हो सकता है, छोटा में बड़ा बन सकता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा छोटा ही बनेगा। तो इसके बाद ये फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर पार दिया है और इसी फिगर के अपेक्षा इसी फिगर से इसको रिलेट करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि पहली बात कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की प्राकृतिक, वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा या आकार। इसमें भैया उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक बन ही नहीं सकता, हमेशा बनेगा तो आभासी बनेगा। और इसमें जब भी बनेगा तो उल्टा बन ही नहीं सकता, जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा। और आकार में बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, बड़ा का कोई हिसाब नहीं है, बड़ा का जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बड़ा का जगह नहीं है। समतल में हमेशा बराबर, उत्तल में हमेशा छोटा और अवतल में तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर वस्तु को ध्रुव पे रखते हैं, यहाँ पे अगर वस्तु को यहाँ पे रख दिए, ध्रुव पे यानी पी पे रख दिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पे ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। उसमें भी रख रहे थे, अवतल में भी रख रहे थे, ध्रुव पर, तो ध्रुव पर बन रहा था, आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था और बराबर बन रहा था। उसमें भी, लेकिन इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, ध्रुव पर, उसमें भी, इसमें भी। अवतल उत्तल में रखो, ध्रुव पर आभासी, सीधा और बराबर। ठीक है, ये दोनों में। अब आता है ध्रुव तथा अनंत के बीच में, अगर यहाँ पे, और देखो ये तो अनंत हो गया ना, ध्रुव और अनंत के बीच में एक वस्तु रखा हुआ है, ए बी। क्या रखा हुआ है? ए बी। तो दर्पण के पीछे कहाँ मारे? दर्पण इधर दर्पण है ना, रंगा हुआ जाने पीछे है, यानी रंगा हुआ, तो दर्पण के पीछे कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे ध्रुव तथा एफ के बीच में, ध्रुव और एफ के बीच में बन रहा है। देखो ए डैश बी डैश, ध्रुव तथा एफ के बीच में बन रहा है। कैसा बनेगा? तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। हमेशा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, चाहे तो बहुत छोटा चाहे तो छोटा, चाहे तो बहुत छोटा चाहे तो छोटा, लेकिन आभासी, और आभासी के साथ सीधा और छोटा। अगर ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं, ऐसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब, आकार, स्थिति दर्शाएं या फिर बताएं। तो कैसे बताएंगे? जब वस्तु को उत्तल दर्पण में ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे ध्रुव तथा एफ के बीच रखा जाता है। वस्तु आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ऐसे लिख देंगे और फिगर पार देंगे ऐसे। उसके बाद आता है वस्तु को अनंत पे रखने पर। किस पे? अनंत पे। मान लीजिए कि वस्तु अनंत है, ये मान लीजिए क्या वस्तु अनंत है, ध्रुव से बहुत दूर, ध्रुव से बहुत दूर, अनंत पे। तो अनंत पे रखते तो कहाँ मरना है? देखो फोकस पे मर रहा है, फोकस पे मर रहा है। कैसा मारा? तो आभासी, सीधा और बहुत ही छोटा। तो ये था आपका, इसमें 3 पढ़ना था। ध्रुव पर, तो ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी, सीधा और बराबर। जबकि अवतल में भी पढ़े थे कि अवतल के दर्पण में अगर ध्रुव पर रखते तो ध्रुव पर ही सीधा, आभासी और बराबर। इसमें भी वही। अब आता है ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखते तो दर्पण के पीछे बनेगा ध्रुव तथा एफ के बीच, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। थर्ड में आता है अनंत पर रखने पर एफ पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? मैंने पढ़ाया था समतल दर्पण का उपयोग प्रदर्शनी कक्ष में वस्तु का समान प्रतिबिंब बनाने के लिए। समान यानी बराबर। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? छोटा। जिसको प्रदर्शनी कक्ष में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो कैसे? पीछे से आ रही, याद रखिएगा, पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी लिखा होगा, तीखे मोड़ पर पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए साइड मिरर के उपयोग रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बोलेंगे गुरुजी या फिर भैया ये बताओ कि समतल का भी उपयोग कर रहे हैं, पीछे से आ रही गाड़ी को देखने के लिए, उत्तल का भी उपयोग कर रहे हैं, तो हम क्या करें? दोनों आ रहा है जी, इसका भी उपयोग करते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर उपयोग करते हैं अवतल का। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का मतलब कि जो
आईना होता है, मिरर होता है, उसमें छोटा मिरर में बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यानी एक पॉइंट है और यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ मिरर है। ये क्या है? मिरर। मिरर यानी दर्पण। क्या है? दर्पण। ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? ये क्या है? जो रंग रंगा हुआ क्या है? दर्पण। अब देखो, एक यह आंख है। क्या है? आंख है। यहाँ से यानी ये क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, यानी बाहर वाला साइड से प्रकाश आ रहा है, यानी एरिया है, मतलब जगह है, पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये कितना कवर कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर रहा है। यानी समतल दर्पण में इतना ही कर रहा है, इसमें ज्यादा कर रहा है ना। इसमें कितना, मतलब कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं ऐसे, और पीछे से देख रहे हैं कि कौन तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब देख रहे हैं गाड़ी मोड़ना है हमको, देखेंगे कि पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पीछे जो देखेंगे, कौन सा मिरर में देखेंगे, कौन सा आईना में देखेंगे, कौन सा दर्पण में देखेंगे, तो उत्तल में इसलिए क्योंकि पीछे जो देखेंगे ना, बहुत स्पष्ट दिखाई देगा, पूरा रोड ही दिखाई देगा बढ़िया से, और बहुत दूर तक का दिखाएगा। अच्छा, कोई नहीं आ रहा, और बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। क्या दिखाएगा? बहुत स्पष्ट। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण अगर नहीं है तो फिर समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसको भी उपयोग करते हैं पीछे से आ रही गाड़ी को देखने के लिए, इसको भी उपयोग करते हैं पीछे से आ रही गाड़ी को देखने के लिए। अगर पूछा जाएगा पीछे से आ रही गाड़ियों को स्पष्ट देखने के लिए किस में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, तो क्या बोलेंगे? उत्तर। और सबसे बेस्ट होता है उत्तर। समझे ना? बेस्ट दोनों है, लेकिन बेस्ट में बेस्ट बोलेंगे, सबसे बेस्ट तो उत्तर। अच्छा दोनों है, दोनों का उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं उत्तर का, क्योंकि इसमें विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, जबकि समतल में नहीं होता। समतल में जितना उतना ही दिखाएगा, लेकिन उत्तल में, ऐसे एक नाम सुने ना, आपका फोन में होगा वाइड एंगल कैमरा। वाइड एंगल कैमरा का मतलब होता है कि नॉर्मल जब कैमरा से करेंगे तो कम कैप्चर होगा, वाइड एंगल से करेंगे तो बहुत सारा मतलब एरिया कैप्चर हो जाएगा। वही समझिए कि वाइड एंगल एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र जो कि बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लेता है, वही क्या है? आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या? उत्तल दर्पण, जो कि बहुत सारा एरिया को कैप्चर कर लेता है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये होता है विस्तृत दृष्टि क्षेत्र। और क्या होता है इसमें? गाड़ियों या सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट, सॉरी, गलियों या सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट मतलब जो खंभा वाला लाइट होता है ना, उसमें देखिए कि जो लेंस लगा होगा वो आपका उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस कैसा होता है? उभरा हुआ। इसलिए लगाते उत्तल लेंस उभरा हुआ, ताकि उसमें जो प्रकाश होगा वो जब रिटर्न मारेगा ना, तो क्या होगा? बहुत दूर तक क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। समझ में आना? अब देखिए क्या होगा कि जो लाइट होता है ना, स्ट्रीट लाइट, जैसे क्या बताया आपको, स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है जो गली में लाइट लगा होता है। जैसे आप कभी देखिएगा जो टेंट पंडाल में जो हाइलोजन आता है, वो हाइलोजन जो एलईडी टाइप का हाइलोजन, उसमें देखिए लेंस ऐसे उभरा हुआ रहेगा, उसी को बोलते हैं, उसी में लगाया जाता है ये उत्तल दर्पण। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के रूप में, जैसे गलियों और सड़कों के किनारे लगा हुआ रहता है, तो इसका उपयोग किया जाता था पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में। हालांकि समतल में भी उत्तल में भी किया जा रहा है, क्योंकि उत्तल में सबसे बेस्ट होता है, और समतल में भी होता है लेकिन उतना बेस्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये आंख है, और ये पीछे से, ये जो है, ये वाला पीछे से एरिया को कितना छोटा में दिखा रहा है, और ये पीछे का एरिया का तो कितना बड़ा में दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इतना छोटा दिखाई दे रहा है। तो दोनों को उपयोग किया जाता है, लेकिन बेस्ट होता है आपका उत्तल। गलियों या सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रदर्शनी का वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे नोट पॉइंट है, उत्तल दर्पण में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। इसका अर्थ होता है कि पीछे का जो एरिया कैप्चर ज्यादा कर लेता है, पीछे का एरिया क्या करता है? बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, वाइड एंगल जो कैमरा होता है उससे समझ सकते हैं। नॉर्मल जब कैमरा से करते हैं तो कम कैप्चर होता है, लेकिन वाइड से करते हैं तो उतना ही में बहुत सारा एरिया क्या होता है? कैप्चर कर लेता है। वाइड मतलब ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपका टॉपिक था उत्तल, अवतल, समतल खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक बच गया, जो कि डे 5 में इतना कंप्लीट हो गया। डे 6 में यानी 6 क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक है डे 6 के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बताएंगे, माइनस प्लस जो भी इसमें है। ठीक है, इसके बारे में हम जानने वाले चिन्ह परिपाटी में। तो कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और एक दिन और क्लास चलाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, इस सब्जेक्ट को, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, चैप्टर को अलविदा कहा जाए। ठीक है, बोलने के दरमियान में कुछ ना हो जाता है। तो ये था, तो आज का आई होप कि क्लास समझ में आया होगा। और फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
उल्टा सीधा कोई कमेंट नहीं करेंगे और लाइक वाइक कर देंगे। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।